नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आओ ज्योतिष सीखे की एक नई श्रृंखला में एपिसोड की, जहाँ पर हम बात कर रहे थे विभिन्न लग्नानुसार किस प्रकार से कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे कन्या लग्न में पैदा हुए जातकों को नौ रत्नों में से कौन कौन से रत्न उनके लिए सुफलदायी हैं, कौन कौन से असफलदायी हैं, यानी कि किन रत्नों को से धारण करना चाहिए और किन रत्नों को उन्हें धारण नहीं करना चाहिए। तो आइए मित्रों देखते हैं कन्या लग्न। मित्रों, जब भी आप जन्मपत्री खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से एक चक्र बना हुआ दिखाई देता है, जिसे हम लग्न चक्र कहते हैं। लग्न चक्र ऊपर लिखा रहता है लग्न चक्र। और देखिए, लग्न और राशि में डिफरेंस होता है। चंद्रमा हमारी कुंडली में जब किसी राशि में होता है तो वह व्यक्ति की राशि कहलाती है, उसे राशि कहते हैं। आप लोग कंफ्यूजन होगा, किंतु लग्न अलग चीज होती है। लग्न होता है हमारा शरीर भाव होता है। तो शरीर भाव कैसे बनता है? ये लग्न चक्र होता है। लग्न चक्र का यह प्रथम भाव होता है। प्रथम भाव में जिस नंबर की राशि या जो भी राशि यहाँ पर बैठी हुई होगी वह हमारी लग्न राशि कहलाती है, उसी को हम लग्न कहते हैं। तो यह आपको चक्कर ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर अगर 6 नंबर की राशि यानी कन्या राशि बैठी हुई है तो यह कन्या लग्न कहलाएगा, प्रथम भाव में जो उसकी राशि होती है। तो कन्या लग्न में जन्मे हुए जातकों अपने अपनी जन्मपत्री उठा लीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि नवरत्नों में से अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं अपने लग्न के हिसाब से और कौन सा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, पहला रत्न है जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है वह है माणिक। माणिक रत्न होता है, इनके जो अधिपति वह ग्रह हैं वह सूर्य हैं। सूर्य की राशि होती है सिंह, जो कि कन्या लग्न में द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में यहाँ पर बैठती है। चूंकि अतिरिक्त भाव है इसलिए इसके रत्न को निषेध माना गया है, यानी कन्या लग्न के जातक माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप बात करते हैं मोती की। दूसरा जो रत्न हमारा मोती के जो अधिपति ग्रह हैं वह है चंद्र, और चंद्रमा की जो राशि होती है वह कर्क राशि। तो कन्या लग्न वालों के लिए जो कर्क राशि होती है मित्रों, वह 11वें स्थान में बैठती है, यहाँ पर 11वें भाव में, यानी कि यह लाभ या आपका इनकम का घर कहते हैं। तो यह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी है। यहाँ पर अगर आपको इनकम के संबंध में किसी प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम है तो आप चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा में कुछ एक पीरियड में आप मोती रत्न को कुछ एक विशेष परिस्थितियों में धारण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मूंगा की। मूंगा का जो अधिपति ग्रह है वह है मंगल। मंगल की राशि होती है मेष राशि होती है और वृश्चिक राशि होती है। जो कन्या लग्न वालों के लिए जो है अष्टमेश, यहाँ तृतीयेश और अष्टमेश यानी 8वें और तृतीय घर में इनकी राशियां बैठती हैं। तो तृतीय और अष्टमेश ग्रह जो है उनको निषेध माना गया है। इनमें बैठे हुए भावों में बैठी हुई राशियों को, ग्रहों को, रत्नों को आप धारण नहीं कर सकते हैं मित्रों, तो आप मूंगा धारण न करें। इसके बाद चौथा जो हमारा रत्न है वह पन्ना। पन्ना रत्न के अधिपति ग्रह है बुध। बुध की राशि होती है आपकी मिथुन राशि होती है और कन्या राशि स्वयं होती है। चूंकि आप कन्या राशि स्वयं लग्न में है, लग्नेश बनते हैं और तृतीय स्थान की राशि होती है बुध यानी दशम भाव के स्वयं बनते हैं। तो यह जो यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह के रूप में आ जाते हैं मित्रों। तो निश्चित तौर पर आप कन्या लग्न वाले जो भी जातक हैं वह पन्ना रत्न को जो है आपका स्वर्ण धातु में बनवा करके 6.25 रत्ती का अपनी तर्जनी उंगली में जरूर पहने। यह आपके लिए आपकी आयुष को बढ़ाएगा, आपके मान सम्मान यश को बढ़ाएगा, आपको उच्च पद अधिकार सत्ता दिलवाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति दिलवाएगा। यह रत्न आपके जीवन रत्न के रूप में काम करेगा। तो जिनका भी कन्या लग्न है वह जातक पन्ना रत्न जरूर धारण करें। इसके बाद हम बात करते हैं पुखराज। पुखराज जिनके अधिपति ग्रह हैं गुरु हैं यानी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति की जो राशि होती है वह धनु राशि होती है और मीन राशि होती है। जो कि कन्या लग्न में उसकी बैठक जो है वहाँ यहाँ पर है आपकी मीन राशि हो 7वें स्थान में और धनु राशि हो गए 4थे स्थान में। चौथा और 7वां यानी कि चतुर्थ भाव यानी माँ का धन, वाहन, संपत्ति, भूमि, भवन का भाव है, और 7वां भाव है जो विवाह का भाव है, अपने पार्टनरशिप, व्यापार का भाव है। अब चूंकि जब दो एक ही राशि केंद्र फंस जाती है तो केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। किंतु यहाँ पर आप केंद्र के अधिपति होने की दशा में अगर आपकी महादशा आपकी चल रही है, अंतरदशा या प्रत्यंतर बुद्ध की दशा चलती है, तो आप उस समय में पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जिससे आपको आपको जो है वाहन, भूमि, संपत्ति, इन चीज़ों में और आपकी पार्टनरशिप, व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों हीरा। हीरा जो है शुक्र इनके अधिपति ग्रह हैं। इनकी राशि होती है वृष और तुला।
जो कि कन्या लग्न के हिसाब से 9वें भाव में आती है और यहाँ पर द्वितीय भाव में आती है, जिसके हिसाब से यह धन भाव के और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस हिसाब से चूंकि त्रिकोण के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो आप जो है हीरा जो स्टोन है वहाँ पर इसको विशेष रूप से अपने भाग्योदय के लिए धारण कर सकते हैं मित्रों। यह आपके स्थायी संपत्ति को में वृद्धि करने में भी सहायक होगा और आपके भाग्योदय में भी सहायक होगा। लेकिन इसको आप जो है कुछ एक दशाओं में ही धारण कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बुध की शुक्र की महादशा या अंतरदशा है तो वहाँ पर धारण करें तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नीलम। सातवां जो हमारा रत्न है वो नीलम है। नीलम के जो अधिपति ग्रह हैं वह शनि है। शनि की जो राशि होती है वह होती है मकर राशि और कुंभ राशि, जो कि कन्या लग्न में यह पंचम स्थान में और षष्ठ स्थान में आती है। चूंकि यह पंचमेश होकर के त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए आपको जो है अगर अपनी संतान के पक्ष में अपने किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप जो है नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं। और इसको अगर आप पन्ना के साथ धारण करें, पन्ना के साथ मिला करके, तो अति उत्तम होगा मित्रों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 8वां जो हमारा रत्न है वो गोमेद। गोमेद जो है राशि उसकी स्वराशि मानी गई कुंभ राशि, जो कि यहाँ पर छठे स्थान में यानी षष्ठ भाव यानी तृतीय स्थान में आती है। तो तृतीय स्थान के अधिपति जो भी ग्रह होते हैं उनकी राशि रत्न को पहनना वर्जित माना जाता है किसी लग्न में, तो आप नीलम धारण आप गोमेद रत्न धारण न करें तो ही अच्छा है। इसके बावजूद आपके कुंडली में राहु की क्या स्थिति है, वह किन भावों में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, शुभ भावों की दृष्टि में है, उसकी दशा अंतरदशा को देख करके ही राहु रत्न को आप धारण करेंगे या नहीं करेंगे, यह आप किसी दैवज्ञ या विद्वान से दिखा करके इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे लहसुनिया। लहसुनिया जो होता है इनके अधिपति ग्रह केतु होते हैं और केतु की जो स्वराशि मानी गई वृश्चिक राशि मानी गई है, जो कि यहाँ पर तृतीय भाव में आती है। तो तृतीय इसका रत्न वैसे भी धारण करने की सलाह नहीं दी जाती है, तो आप लहसुनिया को ना ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो यह रही नवरत्नों की जानकारी मित्रों। इसके बाद जो है हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य हेतु कुछ संयुक्त रत्न आप कौन कौन से धारण कर सकते हैं मित्रों। आइए देखते हैं कोई विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कौन कौन से संयुक्त रत्न धारण किए जा सकते हैं कन्या लग्न में। तो संतान हेतु अगर आप चाहते हैं संतान को संबंध किसी प्रकार की बाधा है आपके जीवन में, तो आप उसके लिए कन्या लग्न वाले जो जातक हैं वो नीलम 5.25 रत्ती का और पन्ना 5.25 रत्ती का इन्हें धारण कर सकते हैं। नीलम को जो आपको मालूम है कि मध्यमा उंगली में धारण करना है और हमारा पन्ना होता है कनिष्ठा उंगली में स्वर्ण धातु में पहना जाता है। इसके बाद बात करते हैं भाग्योदय हेतु मित्रों। तो भाग्योदय हेतु के लिए जो हमारे कन्या लग्न के जातक हैं वह जो है आपका यहाँ पर पन्ना जो है 6.25 रत्ती का पहन सकते हैं और 4.25 रत्ती का हीरा पहन सकते हैं। और हीरा के लिए अगर आप ही चूंकि हीरा कुछ महंगा स्टोन है या पत्थर है, इसके लिए आप उपरत्न का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी उपरत्न का जो कि शुक्र का उपरत्न हो। तो इसको आप जो है अपने तर्जनी उंगली सोने में पन्ना पहनेंगे और जो हीरा आपको पहनना होगा इस उंगली में यानी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आरोग्य की। तो आरोग्य हेतु आप पन्ना जो है 6.25 रत्ती का आपको बुद्ध यंत्र में स्वर्ण धातु में बना करके पहनना है मित्रों। आपको यह उम्र के लिए बहुत ही लाभदायी पत्थर है और हर समय आप धारण कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कन्या लग्न में स्थायी संपत्ति हेतु में। तो कन्या लग्न के जातकों अगर स्थायी संपत्ति संबंधी किसी प्रकार की समस्या है तो आपको जो है यहाँ पर हीरा 5.25 रत्ती का, पन्ना 5.25 रत्ती का, ये दो रत्न आपको संयुक्त रूप से अगर आपको या तो आप कनिष्ठा उंगली पहन लें या अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं स्वर्ण धातु में। तो इसको धारण करने से आपको स्थायी संपत्ति या धन के मामले में हुई विसंगतियों से छुटकारा मिलेगा और आप जो है स्थायी संपत्ति अपने जीवन काल में जोड़ सकेंगे। तो यह हुई मित्रों विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के कन्या लग्न में जन्मे हुए जातकों के रत्नों के संबंध में जानकारी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो प्रतिदिन ऐसे ही अच्छे ज्ञानवर्धक जो है वीडियोस देखने को मिले ज्योतिष के ऊपर। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। और अगर आपको अपने जन्मपत्री के संबंध में, आपको अपने शरीर भाव के संबंध में, आपके धन भाव के, आपके विद्या बुद्धि के बारे में, आपके वाहन संपत्ति के बारे में, आपके विवाह के बारे में और आपके संतान के बारे में, आपको अपने भाग्य के बारे में, अपने विदेश यात्राओं के बारे में और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो अपने जन्मपत्री के बारे में, तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।